हेलो दोस्तों, एलएमआई को बहुत सारे लोग जो है अपना सहारा बनाना चाहते हैं कनाडा जैसे देश में आने के लिए। लेकिन 90% लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि एलएमआई एक्चुअली देता कौन है या एलएमआई के कितने टाइप्स होते हैं एंड क्या एलएमआई एक जरिया बन सकता है आप लोगों का कनाडा में आकर वर्क परमिट पाने में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं एलएमआई डॉक्यूमेंट के बारे में एंड ईएसडीसी के बारे में। ये ईएसडीसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलएमआई प्रोवाइड करने में। तो गाइस, अब हम जब बात कर रहे हैं एलएमआई की तो हम समझते हैं कि एलएमआई कितने टाइप्स के होते हैं। वो होते हैं 6 टाइप्स के एंड वो होते हैं हाई वेज और लो वेज एलएमआई फॉर एग्रीकल्चर वर्कर, ड्यूल इंटेंट एलएमआई जिसे हम एक्सप्रेस एंट्री में भी यूज करते हैं, एलएमआई फॉर केयर गिवर, टेम्पररी फॉरेन एकेडमिक एंड टेम्पररी फॉरेन वर्कर थ्रू ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। तो गाइज ये थे 6 टाइप्स एलएमआई के। लेकिन एलएमआई क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? सो गाइज एलएमआई जो होती है वो होती है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब हम लोग इस वीडियो में ये समझते हैं कि ये जो एलएमआई है इसे फॉरेन वर्कर को क्यों दी जाती। अब दोस्तों, ये एलएमआई जो है ये एम्प्लॉयर को हेल्प करती है। हम जैसे फॉरेन वर्कर जो कि विदेशों में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, किसी और कंट्री में बैठे हैं, उनको अपनी कंट्री में काम देने के लिए या फिर बुलाने के लिए। बिकॉज उनको पहले क्या है, कनाडा में बताना पड़ता है एक ईएसडीसी करके, उनको भी अपनी फाइल लगानी पड़ती है उस चीज में एंड उनको कन्विंस करना पड़ता है कि हमें अपनी कंपनी के लिए कनाडा से आदमी जो है वो नहीं मिले। सो उसके लिए भी उन्हें बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको शो करनी पड़ती है ईएसडीसी के लिए। वो हम बात करते हैं अभी इस वीडियो में। एंड फिर जब वो सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेते हैं फिर उनको जो है वो एलएमआई मिलती है एंड फिर वो जो है आगे जाके आपको एलएमआई देते हैं। सो आगे जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एलएमआई जब आपके एम्प्लॉयर को मिल जाती है एंड जब वो आपको एलएमआई देता है तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो उन्हें देने पड़ते हैं या फिर उनसे लेने पड़ते हैं। सो ये बातें करेंगे अब आगे। सो पहले जानते हैं कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उसको जो एलएमआई है वो कैसे मिलती है। सो दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने जो है बात की ईएसडीसी के बारे में, लेकिन ईएसडीसी होता क्या है? ईएसडीसी होता है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा। अब एलएमआई पाने के लिए जो आपका एम्प्लॉयर आता है जिसने आपको विदेश से यहाँ पे बुलाना है, सो उसको इस ईएसडीसी को कन्विंस करना होता है एंड कन्विंस करने के लिए उसको बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। जैसे ईएसडीसी को कन्विंस करने के लिए कि आपको एलएमआई चाहिए, उनको पहले क्या करना होता है, उनको यहाँ पे एक जॉब बैंक करके वेबसाइट है जो कनाडा की मेन वेबसाइट है, उनको अपनी एक एडवर्टाइजमेंट डालनी होती है उस वेबसाइट पे फॉर 28 डेज एंड उसके अलावा 2 और वेबसाइट पे। एंड उसके अलावा उनको हायरिंग शो करनी होती है इस ईएसडीसी के एम्प्लॉयर को कि हाँ हमने ये सारी कोशिश की लेकिन हमको जो है वो कनाडा में एम्प्लॉय नहीं मिला हमारी वेयर हाउस में या फिर हमारे यहाँ काम करने के लिए। अब उसके अंदर उनको दिखाना होता है कि उन लोगों ने यहाँ पे वर्कर्स को भी ट्राई कर लिया जो कनाडा के अंदर ऑलरेडी रहते हैं एंड उन लोगों ने कनेडियन पीआर बंदों को भी ट्राई कर लिया, सिटीजन वालों को भी ट्राई कर लिया, लेकिन वो उनको कोई भी क्वालिफिकेशन उनमें नहीं दिखी कि वो जो है उनको यहाँ पे रख पाए या फिर उनको कोई भी अवेलेबल बंदा नहीं दिखा। सो ये सारी चीजें उनको ईएसडीसी को शो करनी होती है कि हमने इतनी ट्राइज के बाद भी हमको जो है वो हमारी कंपनी के लिए काम करने के लिए बंदा नहीं मिला। सो ये सब जब वो ईएसडीसी को भेजते हैं फिर ईएसडीसी इन सब चीज़ों को वेरीफाई करती है एंड अगर वो ये मान लेती है कि हाँ आप लोगों को जो है वो बंदा नहीं मिला अपनी खुद की कंट्री में, तब वो जो है वो एलएमआई प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर को ताकि वो जो है कहीं और से आदमी बुला सके अपने वेयर हाउस में काम करने के लिए। तब हम जैसे जो लोग हैं जो इंडिया में बैठे हैं बाहर बैठे हैं तो वो उनको एलएमआई प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग जो है अपनी कंट्री से आकर यहाँ पे उनके लिए काम करना शुरू कर सकें। फिर इन सभी तरीकों से एलएमआई जो है आपके एम्प्लॉयर को मिल जाती है एंड फिर वो आपको यहाँ पे बुला सकता है। लेकिन अब आपको अगर वो एलएमआई देता है सो उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कराने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से अलग से डॉक्यूमेंट भी लेने होते हैं एलएमआई के साथ। एलएमआई तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पेपर होता है एंड उसी के साथ आपको और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका जॉब ऑफर लेटर। अब जॉब ऑफर लेटर क्या होता है, वो होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है कि वो आपको अपने वेयर हाउस में या आपको अपनी जगह पे काम करने की इजाज़त दे रहा है। उसमें आपके पे रेट लिखा होता है कि आपके 1 घंटे का इतना पे रेट होता है, सारी आपकी ड्यूटीज़ लिखी होती हैं कि उसमें आपने कौन कौन सी ड्यूटीज़ करनी है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि अगर आपको शिपर की जॉब मिलती है
सो उस ऑफर लेटर में पहले तो आपकी पे लिखी होगी, उसके बाद जो है आपका ज्वाइनिंग डेट लिखा होगा, उसके बाद जो है उसमें ये लिखा होगा कि आप लोग जो है वहाँ क्या क्या काम करते हैं, जैसे ट्रक ऑफलोड करते हैं, ट्रक को लोड करते हैं, उसके बाद BOL पेपर्स बनाते हैं, रिसीविंग पेपर्स बनाते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें मेंशन करी होगी। सो वो एक प्रॉपर जॉब लेटर होता है एंड उसके बाद जो भी उस कंपनी का CEO होता है वो इस जॉब लेटर को साइन करके आपको देता है। सो वो एक आपको प्रॉपर जॉब लेटर चाहिए होता है। जॉब लेटर के बाद आपका फर्ज बनता है कि आपको जो है वो एम्प्लॉयर से एक कॉन्ट्रैक्ट भी लेना है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में वो आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड है कि वो क्या चाहता है। अब अगर वो चाहता है कि आपको उसके साथ 3 साल या फिर 2 साल या 4 साल काम करना है, तब जाके जो है वो आपकी आगे जाके PR में हेल्प करेगा। सो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है एंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी आपको चाहिए होता है जब आपने आगे जाके अपना वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, बिकॉज उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही आपका जो वर्क परमिट लेंथ है उसको डिसाइड की जाती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आपने उसके साथ 4 साल काम करना, सो आपका जो वर्क परमिट है वो 4 साल के लिए आ जाता है। उसके बाद जो चीज लेनी होती है वो आपने लेनी होती है उससे कॉपी ऑफ LMIA। जो LMIA आपके एम्प्लॉयर को ESDC से मिली होती है, सो उसकी भी एक कॉपी आपने अपने साथ रखनी होती है जब आपने अपना वर्क परमिट अप्लाई करना है। उसके बाद एक LMI का नंबर भी होता है जो आपको एम्प्लॉयर को मिला होता है जब उसको वो डॉक्यूमेंट मिला होता है। सो वो नंबर भी आपको जो है वो चाहिए होता है अपने एम्प्लॉयर से। सो ये 3-4 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको इकट्ठे करने होते हैं जिससे कि आप अपना जो आगे जाके वर्क परमिट अप्लाई कर पाते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगर हम LMI को और भी डीपली देखें, सो जैसे मैंने आपको बताया कि एक LMI जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड भी होती है, तो उसके भी सब डिविजन्स होते हैं 4-5। सो ऐसे हम अगर और भी देखें, सो LMI एक बहुत ही डीप मेथड है। सो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो आपको पहले सोचना पड़ता है कि आप कौन सी जॉब कैटेगरीज में आपको LMI चाहिए। सो वो अपने दिमाग में रख के आओ ताकि आप जब यहाँ पे एम्प्लॉयर ढूंढे तो आप उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम न लगाएं। आपको एक पक्का माइंडसेट हो कि हाँ मैंने इस फील्ड में आना है एंड मैं इसी फील्ड में जो है मुझे LMI चाहिए। उससे क्या होता है, आप जब कनाडा आ रहे हो सो आपका यहाँ पे आकर टाइम वेस्ट नहीं होता। अब 4 जो सब डिविजन होते हैं एग्रीकल्चर में वो होते हैं LMIA फॉर सीजनल फार्म वर्कर, LMIA फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड LMIA फॉर हाई वेज एंड LMIA फॉर लो वेज। सो ये जो होते हैं ये होते हैं 4 सब डिवीजन एग्रीकल्चर के। LMI से रिलेटेड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर जो है वो पूरी डिटेल्स उस LMI की ले सकते हैं एंड आप उसको डीपली जो है वो पढ़ सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए कि कौन कौन सी कैटेगरीज में जो है LMI डिवाइड होती है एंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो सो आपके लिए बेस्ट जो कैटेगरीज है वो कौन सी रहेगी। दोस्तों एग्रीकल्चरल LMIA के साथ एक और जो सबसे ज्यादा फेमस LMIA मिलती है वो मिलती है केयर गिवर्स को। आजकल जो है वो केयर गिवर्स को भी LMIA से एग्जेम्प्ट किया गया है। अगर आपको LMI मिलती है सो वो एक तरीके का क्लोज्ड वर्क परमिट होता है। जैसे आप जिसके लिए LMI लेकर आ रहे हो जहां पे आपको काम करना है तो आपको फिर वहीं पे ही काम करना होता है, आप वहां से कहीं और छोड़कर नहीं जा सकते। उसको हम कहते हैं क्लोज्ड वर्क परमिट। वहीं पर ही केयर गिवर्स में क्या है, आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है एंड आप जो है आगे जाके और भी ज्यादा जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो केयर गिवर जो है आपको एक ये ऑप्शंस भी देता है। अपने नियर बाय किसी भी जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है जो आपको इसके बारे में प्रॉपर बता सकता है, जो भी आपकी फील्ड है, आप वहां जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं एंड कंसल्ट करने के बाद ही आप जो है वो प्रॉपर डिसीजन ले कनाडा में आने का। एंड गाइस अगर हम बात करें LMIA कॉस्ट की, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में। उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर्स आ जाता है जॉब ढूंढने का। अगर आप कनाडा पे एज अ विजिटर वीजे पर भी आए हो तो क्या होता है कि आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है। अगर आप खुद जॉब नहीं ढूंढ पा रहे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि LMIA जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयर के पास प्री अप्रूव्ड पड़ी होती हैं। प्री अप्रूव्ड मतलब उन्होंने ऑलरेडी जो है वो LMI अप्लाई करके अपने पास रखी होती है, आप खाली उनके पास जाएं, वो आपको जो है वो LMI दे देते हैं। अगर वो आपको LMI देंगे एंड अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो वो उस LMI का बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद कोई जॉब फाइंड कर सकते हैं, सीधा एम्प्लॉयर से बात कर लें कि वो आपको LMI दे, तो फिर जो है आपका सीधा एजेंट का फाइल अप्लाई करने का जो है वर्क परमिट का वही खर्चा होगा। जहां पे अगर आप एजेंट के थ्रू लेना चाहते हैं कि एजेंट आपको LMI दे तो आपका 20,000 तक कनेडियन डॉलर तक आपका खर्चा हो सकता है। एंड अगर आप खुद कोई जॉब फाइंड करते हैं तो आपका सिर्फ 6 या 7,000 जो है वर्क परमिट अप्लाई करने का किसी इमिग्रेशन एजेंट के थ्रू खाली वही लगेगा। एंड दोस्तों LMI ऐसा नहीं है कि खाली जो है वो स्टूडेंट या वर्कर ही ले सकते हैं। LMI जो है वो कोई भी ले सकता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्कर हो एंड मोस्टली विजिटर्स, क्योंकि विजिटर्स जो होते हैं उनके मन में सबसे बड़ा यही डाउट होता है कि क्या वो यहाँ के LMI ले सकते हैं, क्या वो एलिजिबल होते हैं। तो जी हाँ, विजिटर जो है वो भी एलिजिबल होते हैं यहाँ पे आके LMI को लेने
करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, अपनी जॉब की कैटेगरीज को जो है उसको देख कर है कि आपको कौन सी जॉब में जो है वो LMIA चाहिए। तो दोस्तों स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो अपने डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।